हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी की सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इस श्रृंखला में मैंने अभी तक कम से कम आपको 12 से 15 क्लासेस लगभग ली हैं। लास्ट क्लास थी हमारी भारत के दर्रे पर, और आज अभी आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और आप सब लोगों का इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो खनिज संसाधन, जो बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि सर आप ये मिनरल्स वाला टॉपिक हमें कब कराएंगे, खनिज वाला टॉपिक आप हमें कब कराएंगे, तो इस क्यूरियोसिटी जो थी आप लोगों की, आज ये क्यूरियोसिटी आपकी शांत हो जाएगी, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिनरल्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारत में जो प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं, भाई खनिज के आगे भारत के प्रमुख संसाधन कौन से संसाधन, तो भारत के प्रमुख खनिज संसाधन है ना, मिनरल्स। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। अब मिनरल्स के आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, रिसोर्सेज। मिनरल के आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, रिसोर्सेज। वी आर कॉलिंग इट अ मिनरल रिसोर्सेज। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ मिनरल रिसोर्सेज। हम इसको खनिज संसाधन क्यों कह रहे हैं? हम इसको खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। तो जब भी हमारे लिए कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम उसको एक कह देते हैं कि भाई ये हमारा ये संसाधन है। जैसे इस भारत देश के लिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ह्यूमन इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट एंड अ की रिसोर्स फॉर द कंट्री, राइट। इसी तरीके से हमारे इस अर्थ के स्ट्रक्चर में आप देखोगे, पृथ्वी की जो संरचना है, इस पृथ्वी की संरचना में जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो ये जो कुछ खनिज हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी करते हैं। ये जो खनिज हैं, इसमें हम देखते हैं कि जैसे कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं धात्विक खनिज, ठीक है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, है ना। तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार से होते हैं धात्विक खनिज। कौन कौन से दो प्रकार के? जिनमें एक तो लौहांश उपलब्ध है, यानी लोहे का अंश उसमें मौजूद है, ठीक है। लोहे का अंश जिसमें मौजूद है, जैसे आयरन इटसेल्फ, आयरन है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, इन सब में लोहे का अंश ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको हम लौहांश बोलते हैं। और एक होते हैं अलौहांश, यानी जिसमें आयरन का कंटेंट, यानी जिसमें फेरिक नहीं है, आयरन नहीं है, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, प्लैटिनम हो गया। तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये ऐसे खनिज है जिनमें लोहे का अंश मौजूद नहीं है। लेकिन आयरन है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ये ऐसे खनिज हैं जिसमें लोहे का अंश मौजूद होता है। तो धात्विक खनिज में लौहांश और अलौहांश। और अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स वो हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई धातु नहीं पाई जाती, कोई मेटल नहीं पाया जाता है ना। तो जैसे इसमें इस कैटेगरी में जो फॉल करने वाले जो हमारे मिनरल्स हैं, इस कैटेगरी में आने वाले जो हमारे मिनरल्स हैं, उनको हम कह सकते हैं कि जैसे सैंडस्टोन इस कैटेगरी का एक मिनरल है ना, यानी बलुआ पत्थर। दूसरा है लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर है। तो एक है आपका बलुआ पत्थर, दूसरा है आपका चूना पत्थर, है ना। और तीसरा आप देखते हैं तो जैसे स्लेट हो गया, है ना। फिर चौथा आप देखोगे तो संगमरमर हो गया, है ना। ये सब कैसे खनिज है? ये सब अधात्विक खनिज है। लेकिन धात्विक और अधात्विक खनिज के अलावा एक और कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं ऊर्जा खनिज, और इस ऊर्जा खनिज में कौन कौन से मिनरल्स शामिल हैं? प्राइमरीली जो मिनरल उसमें शामिल है ऊर्जा खनिज में, वो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कोयला, ठीक। कोयला। दूसरा खनिज है हमारे लिए पेट्रोलियम, और तीसरा खनिज है हमारे लिए
प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन प्रमुख खनिज हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन प्रमुख गैसेस है। ये एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन है। ठीक, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा संसाधन है। बाकी इधर धात्विक और अधात्विक खनिज हमें देखने को मिल ही रहा है। आइए अब और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और खनिज की परिभाषा जो आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। खनिज क्या है? जो भूगर्भ को खोद कर निकाले जाते हैं। अब देखिए, मैं पहले से कंटेंट इसलिए रहता है बोर्ड में यहाँ पर, ताकि चूंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लिखने में समय बहुत ज़्यादा ना जाए, समझाने पर मेरा फोकस रहे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने पर मेरा फोकस रहता है। इसलिए ऑलरेडी कॉन्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग फोकस कीजिएगा। भूगर्भ को खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। भूगर्भ को खोद कर निकाले जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। इनका संबंध भूगर्भ में पाई जाने वाली चट्टानों से होता है, रॉक्स। क्योंकि रॉक्स की परिभाषा क्या है? चट्टान की परिभाषा एक या एक से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को हम चट्टान कहते हैं। ये प्राकृतिक, रासायनिक और भौतिक तत्वों से युक्त होते हैं। जहां से खनिज निकाले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खान यानी माइंस जो होती हैं, वहां से हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक या एक से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को ही चट्टान कहते हैं। यानी भूगर्भ में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, भूगर्भ में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों से हमको क्या मिल रहा है? खनिज मिल रहा है ना। अब जैसे मैंने कहा आपको धात्विक खनिज, खास बात जानते क्या है? आयरन है, मैग्नीशियम है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। जो धात्विक खनिज होते हैं ना, मेटेलिक मिनरल होते हैं, वो यूजुअली आपको मेटेलिक मिनरल यहाँ पर आग्नेय चट्टान में देखने को मिलेंगे। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो आपको आग्नेय चट्टान में मिलेंगे। जाहिर सी बात है, मेटल है तो उसमें चमक भी होगी और उसमें इलास्टिसिटी भी होगी। दूसरा आप देखेंगे तो जो अलौहांश खनिज होते हैं, तांबा है, सीसा है, एल्यूमिनियम, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जिंक, प्लेटिनम, ये सब हैं तो धात्विक खनिज, लेकिन इसमें आयरन का कंटेंट इसमें नहीं है और इन खनिजों में आयरन का कंटेंट है। इसमें आयरन है और इसमें आयरन का कंटेंट नहीं है। आधात्विक खनिजों की बात करते हैं तो आधात्विक, इन खनिजों में किसी प्रकार की धातु का कोई अंश नहीं होता है, चूना पत्थर आदि। तो ज्यादातर आपको जो आधात्विक खनिज है ना, जो नॉन मेटालिक जो मिनरल हैं दोस्तों, नॉन मेटालिक मिनरल आपको यूजुअली मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। इस बात को याद रखिएगा, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो आपको यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स, जो अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अब परतदार चट्टान लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है ये कि परतदार चट्टानें आग्नेय तो नहीं होगी बाबूजी, परतदार चट्टानें आग्नेय तो नहीं होंगी। परतदार चट्टानें कैसी होंगी? परतदार चट्टानें अवसादी ही होंगी। ठीक, परतदार चट्टानें कैसी होंगी? अवसादी होंगी। जबकि आप इधर देखेंगे तो यहां पर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो आग्नेय है, जिनमें धात्विक खनिज मिलता है। तीसरी कैटेगरी है जिसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में मिलता है। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं ऊर्जा खनिज। ठीक, इसको हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेस। अब अगर हम आगे फर्दर देखें तो भारत में जो खनिजों की जो प्रमुख पेटियां हैं, भारत की खनिज की प्रमुख पेटियां हैं। अब मैं मैप बना रहा हूं यहां पर, आप देखिएगा, फोकस कीजिएगा। भारत की प्रमुख पेटियां, चलिए ठीक है। अब आप देखोगे तो भारत में जो प्रमुख खनिज पेटियां जो मिलती हैं हमें देखने के लिए, तो इधर आप जो सबसे महत्वपूर्ण पेटी है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब दोस्तों याद रखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की, तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन कौन से हिस्सा शामिल है? तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये वाला है ना। ये हिस्सा आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है। इस हिस्से को हम कहते हैं, ये आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है। ये देख रहे हैं आप, ये उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र जो मैंने अभी कलर किया है। ठीक, इस उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्लस इस उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अगर हम इस हिस्से को भी शामिल कर ले, यहाँ पर इस उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अगर हम यहाँ पर इस हिस्से को भी शामिल कर लें, यानी जो ये वाला हमारा रीजन है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इस हिस्से को भी शामिल कर लें, तो यहाँ पर भी आपको खनिजों की मात्रा मिलती है। ठीक, सबसे ज़्यादा।
तो भारत का छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा इसमें शामिल है। भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहते हैं। आर्कियन शील्ड चट्टानों से बना हुआ है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें आप देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार है, उड़ीसा का पठार भी इसमें हमने ले लिया है नीचे, तेलंगाना का पठार है, और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यानी छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, उड़ीसा वाला हिस्सा है। और मेनली आपको जो इसमें देखने को मिल रहा है, मेन जो देखने को मिल रहा है वो है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार भी शामिल है। कुछ हिस्सा इसमें यहाँ पर मेघालय वाला जो रीजन है वो भी इसमें हमने इसमें शामिल कर लिया है। ठीक, मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मध्य क्षेत्र वाला हिस्सा कौन सा है, तो आइए उस पर भी जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आपको मध्य क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये वाला जो दोस्तों बेल्ट है, ये जो बेल्ट है आपका यहां पर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम मध्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी ये वाला जो हमारा बेल्ट है ये जो बेल्ट है हमारा, ये मध्य क्षेत्र वाला बेल्ट है। अब इस मध्य क्षेत्र वाले बेल्ट में कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में क्या क्या मिलता है ये भी जरा पहले देख लेते हैं साथ साथ। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, इस उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में आपको लौह अयस्क, भरपूर मात्रा में मैग्नीज है, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, ये सब मिलता है। और जितना कुछ लिखा हुआ है ना, सब ये स्टील इंडस्ट्री के लिए बड़ा यूजफुल है। ठीक, क्या क्या है, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र शामिल है, खनिज की पेटियों से समृद्ध, इसको भारत का हृदय स्थल भी बोला जाता है। दूसरा देखेंगे हजारीबाग के पठार पर जो चादरी अभ्रक है, माइका की जो शीट्स हैं, सबसे ज्यादा हजारीबाग के पठार में माइका शीट्स मिलती हैं और भारत में इसका विशालतम भंडार है। लौह अयस्क और अगर हम कोयले दोनों को शामिल कर लें तो इस्पात उद्योगों का बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। अगर हम लौह अयस्क और कोयला दोनों को शामिल कर लें तो इस्पात स्टील इंडस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। भारत में जमशेदपुर और राउरकेला दो ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर स्टील इंडस्ट्री का भरपूर विकास हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जमशेदपुर है, ये जमशेदपुर है, इसको भारत की स्टील सिटी भी कहा जाता है। ठीक, राउरकेला में तो स्टील प्लांट लिखा हुआ है, जमशेदपुर में 1907 में भारत का पहला जो है स्टील प्लांट लगाया गया था। हालांकि इसके पहले स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी लग चुका था, है ना, बंगाल आयरन स्टील वर्क्स के नाम से, लेकिन सबसे जो आदर्श दशा मानी जाती है स्टील प्लांट के लिए जो स्टैब्लिश किया गया वो जमशेदपुर में किया गया। दूसरी पेटी आपने देखी मध्य क्षेत्र वाली, ये मध्य क्षेत्र की पेटी है। ये जो पेटी है इसको हम कहते हैं, ये है आपका मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल होने वाले जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। खासकर आपको देखोगे तो जो मध्य पेटी है, इस मध्य पेटी में भारत का दूसरा सबसे ज्यादा खनिज भंडार मिलता है। इसमें एमपी शामिल है, सीजी शामिल है और महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा है। डेफिनेटली आप देखोगे डायग्राम को तो आपको समझ में आएगा कि जो एमपी तो शामिल है ही है, महाराष्ट्र, एमपी तो ये शामिल है ही, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा भी शामिल है और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ को भी देख रहे हैं, ये भी शामिल है। तो आप देखिए यहाँ पर मध्य क्षेत्र में आप देखेंगे तो तांबा और मैंगनीज के अपार भंडार है। तांबा और मैंगनीज के भंडार हैं। मध्य प्रदेश जो है तांबे के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है। ठीक, कुछ मात्रा में संगमरमर भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बालाघाट वाला, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, नॉट बालाघाट, जबलपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको संगमरमर मिलता है। ये जो तांबा वाला क्षेत्र है, ये आपको जो मध्य प्रदेश का बालाघाट वाला क्षेत्र है, मलाजखंड जो है एशिया की सबसे बड़ी खदान है यहाँ पर। ठीक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीज आदि का भंडार यहाँ पर उपस्थित है ही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दक्षिण पश्चिम पेटी है, अब हम इसी बात कर रहे हैं, आइए फोकस कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अब दक्षिण पश्चिम पेटी की। अब दोस्तों दक्षिण पश्चिम पेटी कौन सी है, ये वाली देख लीजिए। इस पेटी को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कौन सी पेटी हुई, ये है हमारी दक्षिण पश्चिम पेटी। ये पेटी कौन सी है, ये है आपकी दक्षिण पश्चिम पेटी। ठीक, और इस दक्षिण पश्चिम पेटी में क्या क्या मिलता है ये भी जरा देख लेते हैं। ये है आपकी भारत की दक्षिण पश्चिम पेटी। ठीक, अब दक्षिण पश्चिम जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में आपको कर्नाटक का जो मेन रीजन है ना, कर्नाटक वाला पठार, कर्नाटक का जो मेन रीजन है, कर्नाटक का पठारी जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। अब कर्नाटक के पठार में क्या मिलता है, कर्नाटक का पठार भी उसमें शामिल है, प्लस कर्नाटक के साथ साथ उसमें तमिलनाडु भी शामिल है। आप जानते हैं कि कर्नाटक वाला जो रीजन है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए बड़ा फेमस है। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए फेमस है, जहां पर गोल्ड के प्रमुख भंडार हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें याद रखिएगा, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, यह सब देखने को यहां पर हमें मिलता है। ठीक, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा।
तो कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ और हट्टी माइने, शक्ति संसाधन यानी कोयले का यहाँ पर कमी है। ठीक है, केरल वाला जो क्षेत्र है आपको पता है वहाँ पर केरल का जो मालाबार तट है वो वहाँ पर जो मोनोजाइट सैंड है ना, उस मोनोजाइट सैंड में थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं। मोनोजाइट सैंड में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगली पेटी आप देखोगे तो ये दक्षिण क्षेत्र तो बता ही दिया मैंने आपको। अब आप देख लीजिए दक्षिण क्षेत्र के अलावा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात हो रही है, इसका मतलब हम किस रीजन की बात करना चाह रहे हैं? उत्तर और पश्चिम क्षेत्र। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि यहां पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस बेल्ट, दिस बेल्ट, ठीक, इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, और भारत के इस उत्तर पश्चिम बेल्ट वाले इलाके में या बेल्ट वाले क्षेत्र में क्या क्या मिल रहा है, इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं। तो ये है भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से जो शामिल है राज्य, वो तो राजस्थान तो है ही अनडाउटेबली, पर राजस्थान के साथ साथ इसमें गुजरात का हिस्सा कुछ भी शामिल है, राजस्थान और गुजरात का हिस्सा। अब गुजरात में आपको नमक वगैरह सब तो मिल जाता है, राजस्थान में आपको तांबे के भंडार मिल जाते हैं, राजस्थान में आपको जिंक भी मिल जाता है, राजस्थान में जिंक के साथ साथ, याद रखिएगा, जिंक के साथ साथ राजस्थान में सिल्वर भी मिलता है। और भंडारण की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा तांबे का भंडारण, स्टोरेज, उत्पादन नहीं, उत्पादन में तो एमपी आ गए, भंडारण की बात करें तो भंडारण में राजस्थान सबसे आगे है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी पेटी है? ये दोस्तों उत्तर पश्चिम पेटी है। तो उत्तर पश्चिम पेटी हो गई। छोटा नागपुर पठार उत्तर पूर्वी मध्य क्षेत्र सेकंड, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे आपकी ये वाली पेटी आ रही है जिसमें कर्नाटक शामिल है, केरल शामिल है और तमिलनाडु जैसे राज्य इसमें शामिल है। ये भारत की प्रमुख खनिज पेटियां हैं। ठीक है, जो आपको उत्तर पश्चिम पेटी जो मैंने बताई, जिसमें गुजरात, खंबात की खाड़ी, देखिए लिखा हुआ है गुजरात, खंबात की खाड़ी, है ना, और राजस्थान वाले इलाके इसमें शामिल हैं। और यहां पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से? वही अगेन राजस्थान में खेतड़ी, कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी में तांबा मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, आपको जिंक मिल रहा है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट में माइन है। ठीक है, मकराना की खान में आपको संगमरमर मिल रहा है, टंगस्टन मिल रहा है, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आपको अरावली माउंटेन से मिल रहे हैं। गुजरात चले जाइए तो नमक और जिप्सम, सीसा, जस्ता मिल रहा है। राजस्थान, गुजरात में पेट्रोलियम के भी भंडार है। आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार हैं। जैसे राजस्थान में ऐश्वर्या, भाग्यम और मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम और मंगला, ये तीन प्रमुख जो है प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं। जबकि गुजरात आप जाएंगे तो गुजरात में अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो फेमस है किसके लिए? ये ऐश्वर्या, भाग्यम और मंगला राजस्थान में तेल क्षेत्र है। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर ये प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है। ऐसे ही गुजरात में भी तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर में, राइट। आइए, तो अब अगर हमने इनके बारे में चर्चा करी है तो चला सबसे पहले जरा हम डिस्कस कर लेते हैं भारत में लौह अयस्क, इंपॉर्टेंट मिनरल है, हम महत्वपूर्ण मिनरल पर ही चर्चा करेंगे। तो जो लौह अयस्क है, इसमें लौह अयस्क में 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी का लोहा है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में जो सबसे लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है वो ये वाला मिलता है, हेमेटाइट। भारत में टॉप क्वालिटी का जो कोयला है, टॉप क्वालिटी का सॉरी जो लोहा है मैग्नेटाइट, वो नहीं मिलता है क्योंकि उसमें लौहांश सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको बेस्ट क्वालिटी, चुंबकत्व गुण उसका बहुत ज्यादा है मैग्नेटाइट का। बट उससे सेकंड ग्रेड का जो लोहा है वो है हेमेटाइट, जो भारत में मिलता है। 60 to 70% शुद्ध लोहा है, बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पर पर्याप्त रूप से मिल जाता है। ठीक, लेमोनाइट की अगर हम बात करें तो लेमोनाइट पीले रंग का, भूरे रंग का होता है। ये रानीगंज क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल में, यहाँ मिलता है। और सिडेराइट जो है अशुद्धियां हैं, बहुत ज्यादा इसमें काम का लोहा ये नहीं होता है। अब अगर आपसे देखा जाए, पूछा जाए कि भाई भारत में आपको जो लौह अयस्क मिल रहा है, भारत में जो लौह अयस्क मिल रहा है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आपसे पूछा जाए कि भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो आप बताएंगे कौन सी पेटियां हैं। तो हमने लौह अयस्क की जो प्रमुख पेटियां हैं उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली पेटी है हमारी उड़ीसा झारखंड पेटी। अब उड़ीसा झारखंड पेटी में कहां कहां लोहा मिलता है अभी दिखाऊंगा आपको मैं। दूसरी है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। इसमें से आपको पता है कि दुर्ग, बस्तर ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर आपको महाराष्ट्र में मिलता है। तो उड़ीसा और झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर ये वाली। तीसरे नंबर पर जो पेटी है वो है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। ये पेटी कहां पर है? कर्नाटक, क्योंकि बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी कर्नाटक में। महाराष्ट्र और गोवा पेटी है ना। सबसे पहली पेटी कौन सी है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट है।
तो भारत के लौ अयस्क क्षेत्र में अगर हम उड़ीसा की बात करें, भारत के लौ अयस्क क्षेत्र में हम सबसे पहले अगर उड़ीसा की बात करें तो मैप के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। ये पूरा भारत के लौ अयस्क क्षेत्र का प्रमुख मैप है। अगर आपको इस इमेज की क्वालिटी क्लियर ना दिख रही हो तो आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ाएं और तब मैप आपको और क्लियर दिखाई देगा। खनिज में दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पूरे भारत में कहां कहां लौ अयस्क हमें मिल रहा है, तो मिल रहा है हमें उड़ीसा में। कहां कहां मिल रहा है आइए जरा देख लेते हैं। तो उड़ीसा में मिल रहा है क्योंझर, मयूरभंज, संभलपुर, कटक और सुंदरगढ़। उड़ीसा में अब आइए इस मैप में देख लेते हैं। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ है, ये यहां पर आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आप देखेंगे नीचे आंध्र प्रदेश और ये है यहां पर उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा में क्या क्या मिल रहा है आइए। तो सबसे पहले उड़ीसा में मिल रहा है क्यों, उड़ीसा में कहां कहां मिल रहा है, क्योंझर, ये है क्योंझर, ये क्या है आपका, तो ये है सुंदरगढ़, ये है सुंदरगढ़, ये है क्योंझर, ये ऊपर मयूरभंज पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। मयूरभंज हो गया, क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, तो ये 3 स्थान हो गए। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे तो कटक में भी मिल रहा है और संभलपुर में मिल रहा है। कटक और संभलपुर, कटक वही वाला क्षेत्र है जहां पर महानदी जो है अपना मुहाना बना रही है, पारादीप बंदरगाह है वहीं पर है कटक, ठीक है ना, तो कटक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे तो उड़ीसा में जो प्रमुख क्षेत्र है ना, अब इन प्रमुख क्षेत्र में जहां पर लोहा मिलता है उन माइंस का नाम क्या है, उन खदानों का नाम क्या है, तो उन खदानों का नाम है, एक है गुरु महिसानी, याद रखिएगा नाम, इसको याद रखना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। तो पहला एक लिखा हुआ है गुरु महिसानी, गुरु महिसानी के बाद अगला है बादाम पहाड़ी, पहला क्या है गुरु महिसानी, दूसरा है बादाम पहाड़ी, तीसरा है सुलईपत और चौथा है बुनाई। बुनाई कहां पर है, सुंदरगढ़ में। लेकिन गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी और सुलईपत ये जो प्रमुख खाने हैं ये आपके मयूरभंज में है। मयूरभंज क्षेत्र कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल है, ऊपर ये उड़ीसा है आपका। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर आप देखोगे तो यहीं पर आपको, यहीं पर इधर तो ये तो क्योंझर है, ये सुंदरगढ़ है, ठीक है, ये सुंदरगढ़ है, ये क्योंझर है, यहां पर आप देखेंगे ये है मयूरभंज, ये स्पॉट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, दिस स्पॉट, ये पश्चिम बंगाल और याद रखना है उड़ीसा की सीमा पर यहाँ पर जो मयूरभंज है उस मयूरभंज में पाई जाने वाली गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी और सुलईपत की खाने हैं जहां से लोहा मिलता है। और सुंदरगढ़ में आपकी बुनाई जो मान है, जो बुनाई जो माइन है वहां से मिलता है। ठीक, आइए अब ये देख लें कि झारखंड में कहां कहां मिल रहा है। तो झारखंड में भारत का लगभग 11% जो है लोहा मिलता है। झारखंड चूंकि बहुत प्रबल क्षेत्र है जहां पर लौह अयस्क के भंडार हैं, तो झारखंड में नोवा मुंडी, गुआ, सिंह भूमि, जामदा और किरीबुरु। ठीक है, नोवा मुंडी, ध्यान सुनिएगा, नोवा मुंडी, गुआ, सिंह भूमि, जामदा और किरीबुरु, ये जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ही है, वहां पर एक जगह है डाल्टनगंज क्षेत्र, उस डाल्टनगंज क्षेत्र में भी लोहा मिलता है। आइए इसको भी हम पहले मैप के माध्यम से देखेंगे। ये यहां पर आपको ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है और ऊपर है झारखंड, ये यहां पर है, इसको ये राज्य है आपका झारखंड, है ना, ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में ये जो गुआ है, गुआ पश्चिमी सिंह भूमि इलाका, अब इस गुआ पश्चिमी सिंह भूमि इलाके में जो खान है, जो माइन है, उनके नाम क्या है, नोवा मुंडी, गुआ, सिंह भूमि, जामदा और किरीबुरु, है ना। जैसे वहां गुरु महिसानी प्रमुख माइन थी, इधर पर आप देखेंगे तो उड़ीसा में मैंने आपको दिखाया, उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी, सुलईपत और बुनाई। ऐसे ही यहाँ पर आपको झारखंड में आपको नोवा मुंडी, गुआ, सिंह भूमि, जामदा और किरीबुरु क्षेत्र हैं। इसके अलावा दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी की बात कर लेते हैं। अब दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में याद रखना है ये छत्तीसगढ़ वाली पेटी है। अब दोस्तों इस छत्तीसगढ़ वाली पेटी में भारत का 18% लोहा इस पेटी में पाया जाता है। भारत का 18% लोहा इस पेटी में पाया जाता है। ये तीसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ तीसरा लिखा जरूर है, आगे जाके बताऊंगा कि सर छत्तीसगढ़ वाला तीसरा नहीं, छत्तीसगढ़ वाला दूसरा है। क्यों? क्योंकि हेमेटाइट की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ दूसरा आ जाएगा। आगे इस पर चर्चा करेंगे, अभी जरा सुनिएगा ध्यान से, फोकस कीजिएगा। दुर्ग कहां पर है? तो दोस्तों दुर्ग, ये सब जितने भी नाम लिखे हुए ये सब कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्या होता है सर, मैप में दिखाइए। चलिए मैप में देख लेते हैं। अगर आपको ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ठीक, छत्तीसगढ़ में ये मैंने कहा ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल सर आपने कहा ऊपर की तरफ, मान ली हमने बात, अब आपने दिखा दिया है तो हमने मान लिया ये ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो ये दुर्ग वाली पेटी है, और दुर्ग वाली पेटी की जो माइन है उस माइन का नाम है डल्ली राजहरा क्षेत्र। क्या नाम है उसका? याद रखिएगा, उसका नाम है डल्ली राजहरा क्षेत्र, डल्ली राजहरा। दुर्ग के नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा आपको
छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको बस्तर। तो जो बस्तर वाला जो बेल्ट है, बस्तर बेल्ट में जो खान है उसको बोलते हैं बैलाडिला की माइन। क्या बोलते हैं? बैलाडिला। और दोस्तों बैलाडिला माइन पूरे एशिया की सबसे व्यवस्थित और सुसज्जित मशीनीकृत एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की माइन है। बा से बैलाडिला, बा से बस्तर याद रखिएगा, डा से दुर्ग, डा से डल्ली राजहिरा, डी से दुर्ग और डी से ही डल्ली राजहिरा। तो डी डी याद रखिएगा। डल्ली राजहिरा कहां है? छत्तीसगढ़ में। बी बी, बी बी माने बस्तर और बैलाडिला। तो बी बी में बस्तर और बैलाडिला की पहाड़ियां। डी डी यानी दुर्ग और डल्ली राजहिरा, ये दोनों कहां पर हैं? डल्ली राजहिरा के अलावा जो बैलाडिला एशिया की सबसे सुसज्जित बड़ी खान है, ठीक है, यहां से विशाखापत्तनम बंदरगाह द्वारा जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह द्वारा जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है यहां से। दूसरा आप देखेंगे तो इधर जो पेटी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि दुर्ग बस्तर तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों, लेकिन जो चंद्रपुर पेटी है भैया, ये चंद्रपुर पेटी आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। तो चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चंद्रपुर पेटी कहां है? महाराष्ट्र में। तो इसमें जो क्षेत्र है, चंद्रपुर पेटी में जो लोहा के क्षेत्र हैं, लोहारा नाम में ही लिखा हुआ है, पीपलगांव, असोला और सूरजगढ़। ठीक। दूसरा महाराष्ट्र में 3 जगह लोहा मिल रहा है। महाराष्ट्र में 3 जगह मिल रहा है। एक तो कहां मिल रहा है? चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा। महाराष्ट्र के 3 नाम याद रखिएगा, चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा। उड़ीसा में क्या क्या याद रखना है? उड़ीसा में सुंदरगढ़ याद रखना है। दूसरा आपको संभलपुर याद रखना है। तीसरा कटक याद रखना है। चौथा क्योंझर और 5वां मयूरभंज। उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज। आपको अभी बताया कि जो मयूरभंज है एकदम पश्चिम बंगाल की सीमा पर है, उसके बगल में, उसके पश्चिम में, मयूरभंज के पश्चिम में क्योंझर है। तो क्योंझर के बाद पूर्व में आ जाता है आपका मयूरभंज। मयूरभंज से और नीचे आएंगे तो आपको वहीं पर नीचे की तरफ आपको 2 क्षेत्र और मिलेंगे। कटक तो पूर्व में है ही है। सुंदरगढ़ और संभलपुर, ये दोनों क्षेत्र हैं उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। 5 क्षेत्र को याद रखना है। ऐसे ही गुरु महिसानी जो है प्रमुख माइन है, उड़ीसा में है। लेकिन नोवा मुंडी की बात करें तो पश्चिमी सिंह भूमि जो झारखंड में है, वहां पर लौह अयस्क क्षेत्र है। नोवा मुंडी प्रमुख खदान है वहां की, उस बात को याद रखिएगा। राइट, आपको अभी दिखाया मैंने, ये लिखा हुआ है नोवा मुंडी, गोवा, सिंह भूमि, जामदा और किरीबुरु, है ना। ऐसे ही यहां पर आपको मैंने दिखाया गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी, सोलईपत और बुनाई, है ना। ऐसे ही आपको महाराष्ट्र में देखना है। महाराष्ट्र में 3 जगह हैं जहां पर लोहा मिलता है। चंद्रपुर, ध्यान सुनिएगा, चंद्रपुर, दूसरे नंबर पर भंडारा, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। 3 क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 भंडारा, दूसरा चंद्रपुर और तीसरा रत्नागिरी। भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी, ये 3 महाराष्ट्र। ये देख लीजिए, ये कौन सा महाराष्ट्र है दोस्तों? ये महाराष्ट्र, ये भंडारा और चंद्रपुर तो पूर्वी महाराष्ट्र में है ना। पूर्वी महाराष्ट्र मतलब कौन सी पेटी की बात हो रही है? मध्य पेटी। मध्य पेटी में मध्य प्रदेश है, मध्य पेटी में छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला हिस्सा है, और दोस्तों मध्य पेटी में ही पूर्वी महाराष्ट्र भी है। तो इस पूर्वी महाराष्ट्र में आपको भंडारा और चंद्रपुर 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको मिनरल्स मिलते हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। और तीसरा है रत्नागिरी, इसमें वेस्टर्न पार्ट में है रत्नागिरी, यहां पर भी आपको भंडार मिलते हैं। आइए, लोहे के भंडार मिलते हैं, है ना। ये देखिए अलग अलग, रत्नागिरी के सावंतवाड़ी और वेनगुर्ला क्षेत्र है, भंडारा जिला लिखा हुआ है। आइए उसके बाद अब देखते हैं तीसरी पेटी। 2 पेटियां देख ली हमने, तीसरी पेटी है। पहली तो उत्तर पूर्वी पेटी देख ली हमने, दूसरी मध्य वाली देख ली, है ना। ये हमने कहा कि लौह अयस्क की 4 पेटियां हैं। तो लौह अयस्क की पहली पेटी उड़ीसा झारखंड पेटी हो गई, दूसरी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी हो गई। लौह अयस्क की तीसरी पेटी दोस्तों, तो लौह अयस्क की तीसरी पेटी कौन सी है? बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर और चिकमंगलूर पेटी। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर और चिकमंगलूर, ये चारों जो नाम लिखे हैं ना, ये चारों के चारों नाम कौन से राज्य में जानते हैं? ये चारों के चारों नाम हैं आपके कर्नाटका में। कर्नाटका में भारत का लगभग 8% लोहा का उत्पादन हो रहा है। बेल्लारी, चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। बेल्लारी और चिकमंगलूर प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। यहां पर आपको हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। सेकंड ग्रेड का कोयला है, सेकंड ग्रेड का लोहा है, हेमेटाइट। बेल्लारी जो है, बेल्लारी कर्नाटक का जो डिस्ट्रिक्ट है बेल्लारी। अब लेकिन जो बेल्लारी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो आपको नॉर्दर्न कर्नाटका में मिलेगा। आपको बेल्लारी जो है सेंट्रल वेस्ट कर्नाटका में मिलेगा आपको। और बेल्लारी में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, हॉस्पेट और सुंदूर। मैं बेलगाम की बात कर रहा था। बेलगाम बेसिकली नॉर्दर्न कर्नाटका है। सो बेल्लारी में हॉस्पेट और संदूर 2 क्षेत्र हैं, है ना। बेल्लारी, चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर चिकमंगलूर की बात करें तो दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी।
कर्नाटक के पठार में बाबा बूदन की पहाड़ी है और दोस्तों उसी बाबा बूदन की पहाड़ी पे वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख भी है। और उसी कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा, मुख मतलब माउथ, तो घोड़े के माउथ के शेप की जो पहाड़ी है, जो पीक है, उसका हमने क्या नाम रखा है? उसका नाम रखा है हमने कुद्रेमुख। तो बाबा बूदन की पहाड़ी कुद्रेमुख याद रखिएगा। ईरान को लोहे का निर्यात होता है, किस पोर्ट से होता है? तो दोस्तों मैंगलोर पोर्ट से। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? तो वहीं आप देखेंगे तो कर्नाटका का जो पश्चिमी हिस्सा है वहीं पर मैंगलोर पोर्ट है, जहाँ से मालाबार तट की शुरुआत होती है, या आप कह सकते हैं जहाँ कोंकण तट समाप्त होता है, या कोंकण तट समाप्त होता है ये कह लीजिए, या मालाबार तट की शुरुआत होती है या कह लीजिए, वहीं पर है मालाबार पोर्ट, वहीं पर है सॉरी मैंगलोर पोर्ट। और उस मैंगलोर पोर्ट से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात होता है, जो कहाँ से पाया जाता है? कुद्रेमुख। दूसरा आपको लिखा है केमानगुड़ी, दोनों कहाँ हैं? चिकमंगलूर में। दूसरा क्या है? केमानगुड़ी। तो केमानगुड़ी जो हमारा भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लोहा भेजा। अब भद्रावती क्या है दोस्तों? ये जो भद्रावती है, ये आप देख रहे हैं भद्रावती, भद्रावती कहाँ पर है? कर्नाटका में। यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगा हुआ है जिसका नाम है VISL, विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी लिमिटेड, विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी लिमिटेड। ये कहाँ पर है? ये है आपका भद्रावती में। ठीक, तो भद्रावती में जो लौह अयस्क पहुंचाया जा रहा है वो केमानगुड़ी से पहुंचाया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखना है, केमानगुड़ी से पहुंचाया जा रहा है। कुद्रेमुख इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं, ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है मैंगलोर के पोर्ट से। पांचवा आप देखोगे तो चित्रदुर्ग, शिमोगा कर्नाटक का महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, धारवाड़ कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, इसी के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तुमकुर जिलों में भी लौह अयस्क मिलता है। तो बात किसकी हो रही है? बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर और चिकमंगलूर। आइए आपको ये चारों के चारों प्लेसेस मैप में दिखाता हूं, चारों प्लेसेस मैप में देख लीजिए। इधर देखिए, महाराष्ट्र से नीचे आपको यहां पर कर्नाटका मिलता है। अब कर्नाटका पर अगर आप फोकस कर लें थोड़ा सा, तो इधर देखें, ये नंबर 1 पर ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? हॉस्पेट, है ना, हॉस्पेट। दूसरे नंबर पर यहां पर है बेल्लारी, ये देखिए ये है यहां पर आपका बेल्लारी। ठीक, बेल्लारी के बाद आप नीचे आएंगे तो ये देखिए इधर तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको ये शिमोगा, हॉस्पेट, बेल्लारी और शिमोगा। ठीक है, इधर आप देखोगे तो ये जो लिखा ना, ये 3, 4, चौथे नंबर पर यहां पर है आपका चित्रदुर्ग। पांचवें नंबर पर आप देखेंगे तो यहां पर है कुद्रेमुख, यहां पर क्या है? कुद्रेमुख। छठे नंबर पर इधर इसी कुद्रेमुख में यही वहीं पर है बाबा बूदन की पहाड़ियां। और यहां एकदम नीचे चले आए, अगर आप यहां नीचे अगर चले आए तो यहीं पर आपको मिल जाता है चिकमंगलूर। यहां पर क्या है? चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर में आपको ये जो नीचे आपको चिकमंगलूर दिखाई दे रहा है, इस चिकमंगलूर में बाबा बूदन की पहाड़ियों में, कुद्रेमुख में, बेल्लारी में, हॉस्पेट में और चित्रदुर्ग में, यहां सब आपको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। अब एक और यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है सेलम, इसको क्यों मिस करें? साथ साथ ये भी देख ले, सेलम जो है तमिलनाडु में जो सेलम क्षेत्र है, यहां पर आपको लौह अयस्क मिलते हैं। और यहां पर हमने स्टील प्लांट भी लगा रखा है, यहां पर हमारा स्टील प्लांट भी लगा। और यहां जो सेलम में जो स्टील प्लांट लिखा है ना, वो भारत का एकमात्र स्टेनलेस स्टील का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है ना, भारत का एकमात्र स्टेनलेस स्टील का प्लांट, याद रखिएगा वहां पे। तो ये बेल्लारी। अच्छा, अगली जो लास्ट पेटी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पेटी। गोवा की खास बात यह है कि गोवा में भारत का 20% लोहा मिलता तो है, दूसरे स्थान पर भी आ जाता है, लेकिन यार गोवा में जो मिलने वाला जो लोहा है ना, वो हेमेटाइट नहीं है। गोवा में जो मिलने वाला जो लोहा है वो हेमेटाइट नहीं है। गोवा में मिलने वाला जो लोहा है वो कौन सा है? लिमोनाइट है और सिडेराइट है। तो लिमोनाइट सिडेराइट के हिसाब से देख लें तो अगर देखना है, और हेमेटाइट के हिसाब से देखना है, तो हेमेटाइट के हिसाब से देखना है तो फिर आप छत्तीसगढ़ को काउंट कीजिए। लिमोनाइट सिडेराइट के हिसाब से देखना है तो 20%, चूंकि लिमोनाइट सिडेराइट काफी मात्रा मिलता है, उस परसेंटेज से देखना है तो फिर गोवा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। मर्मुगांव बंदरगाह से कोरिया और जापान को यहां से लौह अयस्क भेजा जाता है। संग्यूम क्षेत्र है, क्यूपेम क्षेत्र है, सतारी है, पोंडा है, बिचोलिम है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गोवा में आपको लौह अयस्क मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 3 जगह हैं आंध्र प्रदेश में और 2 जगह हैं तेलंगाना में, कुर्नूल, अनंतपुर और कुडप्पा। कुर्नूल, अनंतपुर, कुडप्पा, कुर्नूल, अनंतपुर और कुडप्पा, ये आंध्र प्रदेश के वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लौह अयस्क मिलता है ना। वारंगल और करीमनगर, वारंगल और करीमनगर वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर क्या मिलता है? तेलंगाना के वो डिस्ट्रिक्ट हैं वारंगल और करीमनगर जहां पर हमें लौह अयस्क मिलता है। सो वारंगल, करीमनगर, कुर्नूल, अनंतपुर, कुडप्पा। इधर तमिलनाडु की बात करें तो मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑलरेडी ले लिया है,
तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया मैंने, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया आपको सेलम। सो जो आप सेलम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं तमिलनाडु का, इस सेलम जगह पर यहां पर आपको तीर्थ मलाई, कजा मलाई, कोल्ला मलाई और चेत्री, इन नाम को नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तनाव मत लीजिए जीवन में कि इन नामों को भी याद रखना पड़ेगा, क्या कैसे करेंगे, यही नाम भारी पड़ रहे हैं। तो आप केवल सेलम याद रखिए। आप सर इतना याद रखिए कि तमिलनाडु में जो सेलम है ना, वहां पर हमें लौह अयस्क मिल रहा है। किस कैटेगरी का? तो मैग्नेटाइट मिल रहा है। आप याद रखिए कि जो तेलंगाना है, वारंगल और करीमनगर। आंध्र प्रदेश में आप क्या याद रखेंगे? तो आंध्र प्रदेश में आप कोडप्पा, अनंतपुर और कुरनूल, कोडप्पा, अनंतपुर और कुरनूल 3 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के हैं जहां पर लौह अयस्क मिल रहा है। गोवा का आपको मैंने बता ही दिया सीन क्या है। गोवा में जो है हेमेटाइट लोहा नहीं मिल रहा है, गोवा में लेमोनाइट और सिडराइट मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो लोहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिए मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के संचित भंडार के दृष्टिकोण से अगर देखना है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के संचित भंडार के दृष्टिकोण से देखना है तो दोस्तों मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के संचित भंडार के दृष्टिकोण से तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए दिमाग में कि उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, ये सीक्वेंस में किसका है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। सबसे ज्यादा लोहा कहां मिल रहा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उड़ीसा, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। चलिए उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो उत्पादन में भी अनडाउटेबली उड़ीसा एट नंबर 1, उड़ीसा नंबर 1 पर है उत्पादन में भी, ठीक है ना। दूसरी बात करें, अब छत्तीसगढ़ उत्पादन में, भंडारण तो अलग सीन हो गया। भंडारण मतलब कितना स्टोरेज है हमारे पास, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज उड़ीसा के पास है, सेकंड नंबर पे झारखंड है, फिर कर्नाटक और उसके बाद छत्तीसगढ़ ना। लेकिन जब उत्पादन की बात आती है ना, तो उत्पादन में आप ध्यान रखिएगा उड़ीसा टॉप पे है। भंडारण में भी उड़ीसा टॉप पर था, उत्पादन में भी उड़ीसा टॉप पर, लेकिन सेकंड नंबर पर जब आते हैं तो सीक्वेंस थोड़ा बदल रहा है। सेकंड नंबर हम देख रहे हैं, सेकंड नंबर पर जहां झारखंड में भंडारण सबसे ज्यादा था, हम देख रहे हैं सेकंड नंबर पर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान सेकंड नंबर पर है। लेकिन मैंने सर यहां पर गोवा भी लिखा हुआ है, कैसे लिख दिया? सेकंड नंबर पर 2 राज्य कैसे लिख दिए? छत्तीसगढ़ में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ में उत्पादन दूसरे नंबर पर, लेकिन अगर लेमोनाइट और सिडराइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो गोवा का स्थान दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर कर्नाटक और झारखंड है। ये झारखंड यहां भंडारण में दूसरे नंबर पर, लेकिन उत्पादन में तीसरे। मतलब लोहा है झारखंड में, लोहा ढेर सारा है, लेकिन उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चूंकि आज इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी नहीं रखना चाहता हूं मैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली सेल ऑलरेडी चली रही है, तो इस दिवाली सेल में आप ऑफर का लाभ उठाइए, है ना। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज पर चल रहे हैं जितने भी कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बनाइए। आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। ऑफर आज से ही शुरू है 24 तारीख से, और 3 नवंबर तक ये ऑफर चलने वाला है दोस्तों। लेकिन ये खनिज वाला टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, घबराइएगा मत कि सर आप पार्ट टू कमेंट बॉक्स में पार्ट टू नहीं दिखना चाहिए मेरे को। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी जो हमने लॉ अयस्क पढ़ा इसको कितना समझे आप, मैप में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जहां पर हम खनिज संसाधनों पर और आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस क्लास को करता हूं मैं समाप्त। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू सो मच।